और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। देखो, पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, ये था 1957 तक। फिर 1957 में 62 तक दूसरा जनरल इलेक्शन का टेन्योर चला। और थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ 1962 से 67 तक। इस टाइम पीरियड में 64 में नेहरू जी की डेथ हुई। फिर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी 1966 में डेथ हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनती है। अब 67 में चौथे जनरल इलेक्शन होने थे। यहां पे ना 1967 वाली साल को इंडियन पॉलिटिक्स के लिए लैंडमार्क बताया गया है, क्योंकि आज से पहले तक तो कांग्रेस का डोमिनेंस था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन इस साल से ट्रेंड चेंज हो रहा था। इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्शन हो रहे थे, तो देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हाल थे, मतलब कॉन्टेस्ट कैसा था इलेक्शंस का, ठीक है। तो मेजर चैलेंज तो वही था यार, कि हमने अभी अभी दो बड़े लीडर्स और अच्छे लीडर्स की डेथ हुई थी हमारे। और ऊपर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सी गई थी, क्योंकि एक तो थोड़े टाइम पहले ही इंडिया की दो वॉर हुई थी, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ, पता है ना। और ऊपर से बार बार मॉनसून फेल हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। और उस टाइम पे किसान जो है वो खेती के लिए बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि यार उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो अब बारिश नहीं थी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कम था। और इसलिए हम एक्सपोर्ट भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, जिस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम हो गया था। लगभग ना के बराबर सा ही बचा था यार बस। जब शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनी थी ना, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन करेंसी जो है रुपया, उसका डिवेल्युएशन कर दिया। मतलब जो $1 पहले ₹5 से भी कम का मिलता था, वो अब ₹7 में मिल रहा था। तो हम अब कुछ भी खरीद रहे थे बाहर के देशों से, तो हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। मतलब महंगाई बढ़ गई थी। अब पहले से ही गरीबी थी देश में, ऊपर से महंगाई और बढ़ गई। तो लोग इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। जगह जगह पे बंद और हड़ताल हो रहे थे। और पता है, गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टों को कहा कि प्रोटेस्टों, क्या बात है, छोड़ो। तो गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, इसलिए हो रहे हैं। गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही थी कि हाँ भाई सच में दिक्कत है इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बल्कि वो तो उल्टा ये कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है देश में इसलिए हो रहे हैं। इससे लोग और भी भड़क गए। इस चीज का अपोजिशन ने बहुत फायदा उठाया। जैसे जितनी भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां थी ना, वो भी प्रोटेस्ट करने लग गई थी और ग्रेटर इक्वेलिटी की डिमांड कर रही थी। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए थे। इसमें बहुत लोगों ने जान खोई थी यार अपनी। इन सब के चलते ना क्या हुआ कि लोगों का धीरे धीरे अब कांग्रेस से भरोसा उठने लग गया। इससे शुरू हुआ नॉन कांग्रेसिज्म। मतलब जो एरा चलता आ रहा था कांग्रेस के डोमिनेंस का, उसका कहीं ना कहीं अब डाउनफॉल शुरू हो गया था। इस टाइम तक काफी सारी अपोजिशन पार्टीज एमर्ज होके आ चुकी थी। अब जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनको समझ आ गया था कि हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए कांग्रेस पावर में। देखो, इंडिया में अपोजिशन पार्टीज तो बहुत थी, लेकिन वो छोटी छोटी थी। अगर इनके सारे वोट्स मिला देना तो ये कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा वोट थे। तो अब ये सारी जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, ये आपस में जुड़ के कोलिजन बना लेती हैं कांग्रेस के खिलाफ। धीरे धीरे क्या होता है कि कांग्रेस के खुद के ही अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था ना, शास्त्री जी के बाद, याद करो, तो कुछ लोग मोरारजी देसाई को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब अलग अलग गुट बन गए थे। अंदर से भी वो कमजोर हो गई थी। तो सारी अपोजिशन पार्टीज ने सोचा कि ये मौका भाई, सारे साथ आ जाते हैं और इनको मिलके हराएंगे। इस स्ट्रेटेजी को राम मनोहर लोहिया ने, जो एक सोशलिस्ट लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया। याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि नॉन कांग्रेसिज्म वाली स्टेटमेंट किसने दी थी। और ये इस चीज का सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो कांग्रेस अब रूल कर रही है, दैट इज अनडेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल नहीं कर रही। इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, और देश में इतने दंगे हो रहे हैं धर्म के नाम पे, इनको भी कंट्रोल नहीं कर रही। और इन्होंने कहा कि ये पुअर ऑर्डिनरी पीपल के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देती है कांग्रेस। खैर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इलेक्शंस हो गए।
अब इलेक्शंस के रिजल्ट देखते हैं क्या रहा। कांग्रेस पहली बार नेहरू जी के बिना इलेक्शन लड़ रही थी। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत मिल गई, लेकिन अब तक की सबसे गंदी जीत थी ये। सबसे कम सीटें मिली थी कांग्रेस को 1952 के बाद से। इनफैक्ट 7 स्टेटों में तो कांग्रेस को साफ साफ हार मिली थी और 2 स्टेट में डिफेक्शन की वजह से हारी कांग्रेस। अब ये डिफेक्शन क्या होता है, अरे इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे पूरा टॉपिक ही है इस नाम का। ये 9 स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। इन 9 स्टेटों को रट लेना, मतलब कैसे भी किसी भी ऑर्डर में करके रट लेना, पेपर में बहुत बार आता है। ये जो मद्रास स्टेट है, अब ये तमिलनाडु है इसका नया नाम, ठीक है। इसमें द्रविड़म मुनेत्रम काजिगम पार्टी जो थी उसने गवर्नमेंट बनाई थी। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी बिना कोलिजन के जीती थी किसी स्टेट में। 1967 के इलेक्शंस में काफी अद्भुत चीजें हो रही थी। नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे थे बच्चों का सिलेबस बढ़ाने के लिए। सारी की सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज सब इकट्ठी आई और इन्होंने जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाई। इसको संयुक्त विधायक दल भी बोला जाता है, एसवीडी। अब एसवीडी की गवर्नमेंट कहां कहां बनी, मतलब कोलिजन वाली गवर्नमेंट कहां कहां बनी। एक तो बनती है बिहार में। अब बिहार में कौन कौन सी पार्टीज कोलिजन बनाती हैं, वो हैं एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई और जनसंघ। ये 4-5 पार्टी मिलकर कोलिजन बनाती हैं बिहार में। और एक पंजाब में भी बनी। यहां पे संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप, सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ ने मिलकर कोलिजन बनाया। पंजाब वाले कोलिजन को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोला जाता है, ये याद रखना तुम। मैंने बोला था ना डिफेक्शन आगे समझाऊंगा। मान लो कांग्रेस की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ता हूं और जीत भी जाता हूं। अब जीतने के बाद मैं बीजेपी में चले जाता हूं, तो मेरी जो जीती जिताई सीट बीजेपी को मिल जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी इससे। तो इसको कहते हैं डिफेक्शन, कि तुम एक पार्टी के सिंबल पे जीतो और बाद में ज्वाइन कर लो दूसरी पार्टी। ठीक है, ये देखो यहां आया राम गया राम का बताया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, एक गयालाल एक एमएलए थे हरियाणा के। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से इलेक्शन जीते, फिर ये चला गया यूनाइटेड फ्रंट में, फिर ये वापस यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आ गया और फिर दोबारा ये कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। इसलिए लिखा हुआ है आया राम गया राम।